जी पेज 43 पे आइएगा। कुछ सवाल आपको दिए थे, आप लोगों ने किए? चेक कर लूँ मैं? ओपन करें। हाँ जी करें ओपन। हाँ जी, जिन्होंने नहीं किए हुए क्यों नहीं किए हुए? शक्लों से मुझे पता लग गया कि इन्होंने नहीं किए हुए। नहीं किए हुए? किए हुए? सारे किए हुए? हाँ जी किए आपने? सारे किए हुए? क्वेश्चन 2 पे आइएगा, पेज 43। जी कल आपके साथ गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात शुरू हुई थी। ग्रांट्स दो तरह की हो सकती है, या तो एसेट्स के लिए मिल सकती है या फिर एक्सपेंसेस के लिए मिल सकती है। अगर एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स के लिए ग्रांट अगर मिलेगी तो क्या उसका ट्रीटमेंट होगा? उसके दो ट्रीटमेंट्स थे, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट ट्रीटमेंट में ये था कि आप एसेट का ख़रीदना नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उसकी डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आपको ग्रांट मिलती है तो आप उसको डायरेक्ट ही इनकम नहीं बना लेते, बल्कि उसको डेफर्ड ग्रांट बना लेते हैं, लायबिलिटी बना लेते हैं। और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता है, बिल्कुल वैसे वैसे ही आप उस डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करते हैं और ग्रांट इनकम में ले जाते हैं। यही बात हुई थी। दूसरा ट्रीटमेंट उसका इनडायरेक्ट था, और वो ये था कि बजाय इसके कि आप उसको डेफर्ड ग्रांट बनाएं, आप उसको अपने एसेट की कॉस्ट में से कम कर देते हैं। इनिशियली ग्रांट का मिलना डेफर्ड ग्रांट ही होता है, लेकिन एक एडिशनल एंट्री होती है जिसमें आप डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर देते हैं और एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, जिससे एसेट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है फिर वो कम हो जाती है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने एसेट की कॉस्ट में से उसको एडजस्ट कर दिया, कॉस्ट में कमी हो गई, तो डेप्रिसिएशन में भी कमी होगी। तो इस सूरत में ग्रांट इनकम में कोई एंट्री नहीं होती, बल्कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही एडजस्ट होकर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा होता है। ये थी जी जो हमने कल ट्रीटमेंट पढ़ा था कि अगर आपको एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिलेगी। फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट का हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि इसमें भी आगे फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकती है। हो सकता है किसी माजी के खर्चे के अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली हो, यानी आपने जो खर्चा कर लिया हुआ है ऑलरेडी, उसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली हो, तो इसमें हमने डिसाइड किया था कि इसको तो आपने फॉरन प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है। इसकी सिंपल एंट्री होगी डेबिट कैश क्रेडिट ग्रांट इनकम, खत्म हुई बात, वेरी सिंपल। दूसरा जो था वो था फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कि अभी फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने हैं और उसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली है। और उसमें हमने ये देखा था कि जैसे जैसे खर्चा रिकॉर्ड होता जाएगा, वैसे वैसे ही आप ग्रांट को भी अमोर्टाइज करते जाएंगे, यानी कि ग्रांट का मिलना डेफर्ड ग्रांट में जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे खर्चा रिकॉर्ड होता रहेगा, वैसे वैसे ही आप इस डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करते जाएंगे। एनवायरमेंटल एक्सपेंस वाला हमने एक सवाल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि टोटल 4 साल के अंदर जितना खर्चा हो रहा है उसकी हम प्रोपोर्शन हर साल निकाल रहे थे, और उस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करते जा रहे थे अपनी ग्रांट की अमाउंट से, और उसी तरीके से हम डेफर्ड ग्रांट को भी अमोर्टाइज कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। तो यहाँ तक बात हुई थी, कुछ 2-4 सवालात भी हमने किए थे, आपको सवालात होमवर्क भी दिए थे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नोट्स के सवाल तो वैसे आसान है, इसमें कोई ऐसी बात आपको मुश्किल पेश नहीं आई होगी जिन लोगों ने किए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए हम ये सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 पे आइए जी। सबसे पहले ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है जी, डायरेक्ट अप्रोच। तो ठीक है जी, देखते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी कैश ऑफ ₹10,000 टू कंट्रीब्यूट 10% टूवर्ड्स 1,00,000 ऑफ फ्यूचर वेज एक्सपेंडिचर। फ्यूचर में हमने कोई तनख्वाहें वगैरह पे करनी है 1,00,000 रुपए की, तो गवर्नमेंट ने कहा चलें इसमें से 10% हम आपको दे देते हैं। तो ये फ्यूचर एक्सपेंस है भाई। जैसे जैसे ये 1,00,000 का खर्चा रिकॉर्ड होता रहेगा, वैसे वैसे ये 10,000 की ग्रांट इनकम भी रिकॉर्ड होती रहेगी। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011। ग्रांट 1 जनवरी 2011 को मिली, तो 1 जनवरी 2011 को हम एंट्री करेंगे डेबिट कैश क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट, ठीक है। उसके बाद इंतजार करेंगे कि कब वेज एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड होता है। शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, एज्यूमिंग दैट द कंपनी पॉलिसी इज टू प्रेजेंट सच अ ग्रांट एज अ ग्रांट इनकम। वो कहता है कि जी हमारी पॉलिसी ये है कि हमने इस ग्रांट को इनकम के तौर पे शो करना है, यानी कि ये डायरेक्ट अप्रोच है। अगर इनडायरेक्ट अप्रोच होती तो वो कभी ये बात ना करता, बल्कि वो ये कहता कि मैंने एक्सपेंसेस में से रिडक्शन के तौर पे करना है, जैसे कल हमने काम किया था। तो ठीक है जी, हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ इसको करते हैं। और दो उसने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि कंपनी इनकर्ज 1,00,000 का वेज एक्सपेंडिचर इन 2011। वो कहता है सारे का सारा खर्चा ही 11 में हो गया,
और दूसरे में कहता है द कंपनी इनकर्स 20,000 ऑफ द रिलेटेड वेज एक्सपेंडिचर इन ईयर 2011 एंड 80,000 देयर ऑफ इन द ईयर 2012। तो इसके अंदर हमारी जो डेफर्ड ग्रांट है उसको भी दो हिस्सों में एमोटाइज किया जाएगा। तो ठीक है, सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसका सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, पहले देख लीजिएगा बाद में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम 1 जनवरी 2011 ही या 2001 है, 2011 को हमें ग्रांट मिली, हम एंट्री करेंगे डेबिट कैश 10,000 से और क्रेडिट हम कर देंगे डेफर्ड ग्रांट 10,000 से। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए जो ग्रांट मिलती है उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, हम डेफर्ड ग्रांट के तौर पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इंतजार करते हैं कि एक्सपेंस कब होगा। तो एक्सपेंस वेज किस तारीख को हुआ, क्या लिखा है उसने, बोले नहीं लिखा, चले एज्यूम कर लें साल के आखिरी दिन हुआ। तो वेज एक्सपेंस 1 लाख, रिक्वायरमेंट ए में उसने बताया कि सारे का सारा एक्सपेंस जो है वो पहले साल ही हो गया। वेज एक्सपेंस 1 लाख और शायद कैश क्रेडिट किया होगा 1 लाख से, किसी को कोई इतराज। और जैसे ही हमने वेज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया बिल्कुल वैसे ही आपने डेफर्ड ग्रांट को एमोटाइज कर देना है। तो आप एंट्री करेंगे डेबिट डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट ग्रांट इनकम। सवाल मेरा आपसे यह है कि कितना एमोटाइज करूं डेफर्ड ग्रांट को, क्यों सारा, उसकी वजह यह है कि सारा एक्सपेंस ही रिकॉर्ड हो गया है। तो ये बात आपके साथ हुई थी कि जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा डेफर्ड ग्रांट को भी आप उतना ही एमोटाइज करेंगे। तो चूंकि एक्सपेंस सारा रिकॉर्ड हो गया है तो डेफर्ड ग्रांट भी आप सारी की सारी ही एमोटाइज कर देंगे। तो पार्ट ए के अंदर प्रोपोर्शन वाला मसला हमें नहीं आएगा। किसी को कोई तराज जी, किसी को कोई तराज, कोई तराज नहीं, ओके। चले जी नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद पार्ट बी की तरफ। जी पार्ट बी में क्या फर्क है, पार्ट बी में कहते हैं कि जी अब 2011 में सारा खर्चा नहीं हुआ बल्कि 2011 में 20,000 गए हैं और 2012 में 80,000 गए हैं। ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं। यहां से बी पार्ट, जी बी पार्ट में आपको सबसे पहले ग्रांट मिलेगी, एंट्री आप वही करेंगे डेबिट कैश 10,000, क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट 10,000। उसके बाद साल के आखिर में आपका वेज एक्सपेंस होगा। कितना वेज एक्सपेंस हो रहा है भाई, 20,000। तो वेज एक्सपेंस डेबिट 20,000, अब भाई आपको ग्रांट मिली थी 1 लाख के खर्चे के लिए, ओके, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 का खर्चा रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 लाख का 20,000 देखें तो गालिबन 20% बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला हम लगाते थे। एंट्री होगी डेबिट डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट ग्रांट इनकम। देखिए टोटल खर्चा था 1 लाख, इसमें से 20,000 हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया वेज एक्सपेंस का। प्रोपोर्शन आ गई, इस प्रोपोर्शन को हम अपनी डेफर्ड ग्रांट की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बनता है जी, 2,000। ले जी 2,000 की अमाउंट आपकी 2011 में रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई मसला। उसके बाद हम आएंगे 2012 में। 2012 में ग्रांट के मिलने की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो तो आपको बस 2011 में एक दफा मिली थी। उसके बाद वेज एक्सपेंस की एंट्री साल के आखिर में। जी कितना वेज एक्सपेंस हुआ 2012 में, 80,000, 80,000, क्रेडिट कैश 80,000। और ठीक है, बकाया प्रोपोर्शन से आप ग्रांट को भी एमोटाइज करेंगे, डेबिट डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट ग्रांट इनकम। जी टोटल खर्चा जिसके लिए आपको ग्रांट मिली थी वो 1 लाख, उसमें से 80,000 आपने रिकॉर्ड कर दिया और मल्टीप्लाई डेफर्ड ग्रांट की अमाउंट से। जी कितना बनता है, 8,000, 8,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट। और कोई एंट्री 2012 में। ले जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कोई मसला इसके अंदर, मुश्किल बात कोई भी नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिवीजन के लिए आपको करवाया। जल्दी से नोट करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, फिर हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्या हुआ बता देते हैं मेरे दोस्त, शायद इसलिए मैंने नहीं कराया कि उसमें शरारत की हुई थी मैंने थोड़ी सी। एनीवेज जल्दी से नोट करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आज आपको बड़ा हैवी सवाल होमवर्क देना है और वो तो मैंने लाजमी चेक करना है। ये तो मैंने चले थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, लेकिन वो तो लाजमी चेक होगा। क्यों,
क्योंकि उस सवाल के अंदर IS-20 भी है, उस सवाल के अंदर बोरिंग कॉस्ट भी है, और उस सवाल के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है। नहीं है तो इम्पेयरमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाज कर लिया आपका थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन 3 स्टैंडर्ड्स मिला के, और आपको कल ये बात बता दी थी, ये 5 स्टैंडर्ड मिला के एक सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कल मैंने साबित भी किया था कैसे आ सकता है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, ICAP का कोई पता नहीं, एग्जामिनर हो सकता है गुस्से में आया, जल्दी से नोट करें। नोट नहीं कर रहे आप लोग? क्या सब होमवर्क करके आए हैं? ओके, कुछ हजरात तो नोट कर रहे हैं अभी। जी चलें आगे, वो बोले। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस ही है, लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच है। मुझे बताइए इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है? हाँ जी, इनडायरेक्ट अप्रोच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहां पर आप ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं, वहां पे आप ग्रांट इनकम को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि आप एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर देते हैं, एक्सपेंस में कमी कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अमाउंट वेज एक्सपेंस की नेट ऑफ होकर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही होती है। ओके, तो ठीक है जी, सवाल देखते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी कैश ऑफ ₹10,000 टू कॉन्ट्रीब्यूट 10% टूवर्ड्स फ्यूचर स्पेसिफाइड वेजेस। अच्छा, यहाँ पर इसने वेजेस नहीं दी हुई, ओके, वेजेस का टोटल एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन आप निकाल सकते हैं। उसने आपको बताया हुआ है कि 10,000 रुपये ग्रांट है, जो कि टोटल एक्सपेंस का 10% है। तो ग्रॉसअप आप कर सकते हैं कि अगर 10,000 10% है तो फिर 100% कितना होगा। तो 10,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011। द ईयर एंड इज 31 दिसंबर। Show the journal entries assuming that the company policy is to recognize government grants as a credit to the related expense। तो गवर्नमेंट की तो कंपनी की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ग्रांट को वो एक्सपेंस को क्रेडिट करके तो रिकॉर्ड करती है। तो एक्सपेंस को क्रेडिट करना मतलब एक्सपेंस में कमी करना, और ये इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। ले जी, 2 रिक्वायरमेंट्स इसकी भी हैं। द कंपनी इनकर्स ऑल इंटेंडेड एक्सपेंडिचर इन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। कंपनी सारे का सारा खर्चा 11 में कर लेती है, और कंपनी इनकर्स 20% ऑफ द वेजेस इन 11 एंड 80% इन 2012। तो ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ग्रांट के मिलने की क्या एंट्री होगी 2011 में? डेबिट कैश क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट। मुझे बताइए 2011 जो ए पार्ट मैंने ऊपर किया है, क्या इस एंट्री में कोई फर्क आएगा? ये एंट्री बिल्कुल एज इट इज ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, उसके बाद फिर एक्सपेंस सारे का सारा ए पार्ट में रिकॉर्ड हो गया। अब एक्सपेंस निकालने के लिए चले आपको वर्किंग एक कर देते हैं कि 10,000 की ग्रांट आपको मिली है, और उसने बताया कि ये 10% है, यानी कि 10 पे पड़ी हुई है, मुझे चाहिए 100। तो क्या इस तरीके से 1 लाख आ सकता है? बोले, इस तरीके से 1 लाख आ सकता है? तो बिल्कुल इस तरीके से 1 लाख कैलकुलेट हुआ है। तो ये एंट्री भी आपकी डेबिट वेज एक्सपेंस क्रेडिट कैश हो गई। ओके, और तीसरे नंबर पे फिर हमें क्या करना है? डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करना है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे डेफर्ड ग्रांट, लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट अप्रोच है तो ग्रांट इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, क्रेडिट नहीं होगी, बल्कि वेज एक्सपेंस क्रेडिट होगा। तो वेज एक्सपेंस आपने कर दिया क्रेडिट, ठीक है भाई। तो ये पार्ट ए आपका कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 3 का। किसी को कोई इतराज? पार्ट बी पे आइए। 20% 11 में और 80% 12 में। चले जी, सबसे पहले ग्रांट आपको मिली, एंट्री यही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद 20% खर्चा।
देखिए टोटल खर्चा आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 लाख था। 1 लाख का 20% अगर आपने निकालना होगा तो आप यूं करके निकाल लें, ये लें, ये एंट्री होगी, वेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर 20% एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है तो ग्रांट भी 20% होनी चाहिए। तो देखें ये भी तो आपने ठीक निकाला हुआ है, लेकिन यहां पे गलती की हुई है आपने। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्ट अप्रोच पे चल रहे हैं, इसलिए वेज एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ग्रांट इनकम क्रेडिट नहीं होगी। बात समझ आती है? अगले साल पे आइए, अगले साल ग्रांट के मिलने की कोई एंट्री नहीं, लेकिन 80% खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है, 80%, तो 80,000 ऐसे आया होगा। और बिल्कुल उसी तरीके से ग्रांट इनकम को, सॉरी डेफर्ड ग्रांट को भी आपने अमोर्टाइज करना है, लेकिन ग्रांट इनकम क्रेडिट नहीं होगी बल्कि वेज एक्सपेंस क्रेडिट होगा। कैसे ही होगा भाई? सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट है, जल्दी से नोट करें। जी नोट हो गया भाई? बोले। आइए जी अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। एसेट के मुतालिक ग्रांट आ गई जी, डायरेक्ट अप्रोच। द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश सम ऑफ ₹12,000 ऑन यकम जनवरी 2011 टू असिस्ट इन द एक्विजिशन ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है? न्यूक्लियर प्लांट क्या होता है? वो बम बनाने वाला होता है? अच्छा, बिजली भी बनती है कोई न्यूक्लियर से, वो क्या होता है? हाँ, वो क्या चीज़ होती है? वैसे जो फिजिक्स मेरे ख्याल में आप लोगों ने पढ़ी होगी, ताज़ी ताज़ी पढ़ी होगी, कि कोविड में पढ़ी थी, कोविड में पढ़ी थी फिर नहीं पढ़ी थी। यानी द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश सम ऑफ ₹12,000। और एक बंदा मुझे मिला पिछले हफ्ते, बाहर के मुल्क से आया हुआ था, तो उसके बेटे ने जो है वो यहाँ पे एंट्री टेस्ट देना था एक यूनिवर्सिटी का, तो वो कोर्स कलेक्ट करने आया हुआ था कि एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे देखूँ कि सिलेबस क्या है। तो पता ये लगा कि जो फिजिक्स पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है और जो फिजिक्स दूसरे मुल्क में पढ़ाई जाती है वो टोटली डिफरेंट है।
ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिजिक्स तो पूरी दुनिया में सेम होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पुरानी मौत हो गई यार, पुरानी फिजिक्स, फिजिक्स भी कभी पुरानी हुई है, तालीम भी कभी पुरानी हुई है, तालीम तो हमेशा अपडेट होती रहती है, तो हम लोग अपडेट नहीं करते। क्या पढ़ा आप लोगों ने फिजिक्स में? वैसे कुछ याद है? अच्छा, आप तो कोविड वाले हैं, आपने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ तो सही बात है ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। कोविड में आपका कौन सा साल गुजरा हुआ है? सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, मैट्रिक या नाइन्थ? फर्स्ट ईयर। नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने यार, हाउ लकी। पेपर पता है मुझे क्या दिए हैं पेपर? आपने पेपर दिए हमने 3 पेपर दे के, तो वही इंटू 7 कर दिया, डिवाइड बाई 3 इंटू 7 ये किया ना उन्होंने। 1100 में से 1100 में अखबार एक पढ़ा था जब कोविड में रिजल्ट आया, 2300 के 2200 लोगों के 1100 में से 1100 नंबर है। अजीब। अब कल को वो, अच्छा जब किसी से पूछते थे ना कितने नंबर हैं, वो बेचारा शर्मिंदा होकर बताता था सर 1100 में से 1100 है, मैं कोविड वाला हूँ सर। लाजमी जरूर पता सर मैं कोविड वाला हूँ, पता नहीं क्यों शर्मिंदा होता था 1100 में से 1100 से। इसमें शर्मिंदा होने वाली बात कोई नहीं, लेकिन वो शर्मिंदा होकर बताता था कि मैं कोविड वाला हूँ। ठीक है भाई, लेकिन यार वैसे एंड है 1100 में, 2200 लोगों के 1100 में से 1100। ठीक है जी। हम जब होते थे ना एफएससी में या मैट्रिक में, तो हमें ये हमें सुनने में आता था, पता नहीं सही बात थी या गलत बात थी, कि इलामा इकबाल के मैट्रिक में 850 में से 848 नंबर थे। उन्होंने पता नहीं मैट्रिक किया था नहीं किया था, ओ लेवल किया था, लेकिन वो अफवाह मार्केट में थी, और पता नहीं कैसे 848 ले लिए। फिर ये भी बात होती थी कि जी उनकी एग्जामिनर से लड़ाई हुई इस बारे में, तो उसने 2 नंबर काट लिए। अजीब अजीब कहानी। अजीब लोग हैं यार। खैर एनीवेज, चले आगे, हम IS-20 पढ़ते हैं, हमें क्या लगे फिजिक्स में क्या होता है। द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश सम ऑफ 12,000 ऑन एकम जनवरी 11 टू असिस्ट इन द एक्विजिशन ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट। द न्यूक्लियर प्लांट वाज एक्वायर्ड ऑन एकम जनवरी 11 फॉर ₹90,000 was available for use immediately। क्या मतलब है इस जुमले का? उसी टाइम डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 साल। द प्लांट हैज अ नील रेजिडुअल वैल्यू, बेचने पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। शो द जनरल एंट्रीज इन द ईयर एंडेड 11/12/13। द कंपनी हैज द पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स डायरेक्टली इन इनकम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट अप्रोच है भाई, क्योंकि इनकम में डायरेक्ट अप्रोच में ही जाता है। चले जी, बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रांट का मिलना रिकॉर्ड होगा, एसेट का खरीदना रिकॉर्ड होगा, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन होती जाएगी वैसे वैसे ही डेफर्ड ग्रांट को एमोटाइज करते रहेंगे। तो ठीक है जी, 5 मिनट का सवाल है, इसको भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। आज क्लास के एंड तक या क्लास के कोई मिड में आपको एक अदद फ्लो चार्ट दिया जाएगा, जिसमें इस पूरे स्टैंडर्ड की एक समरी होगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, और रिवीजन आनी होगी, जो कि पता नहीं आपने कब करनी है, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद नवंबर दिसंबर में करेंगे 4। हाँ तो हालात आपके ऐसे ही हैं, मैं कोई अपनी ख्वाहिश तो नहीं बता रहा, मैं तो आपके इरादे बता रहा हूँ जो लग रहे हैं। जी मेरे भाई, अच्छा सवाल भी मैं दिया करूँ? तो मेरा भाई मैं करा के करा भी दिया करूँगा कि मेरे भाई कर लो सवाल। अजीब लोग हैं यार, मतलब सवाल दे दिया करें यार, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाया करें खुद। आगे चलें। सबसे पहले 2011, प्लीज खामोशी मेरे भाई, पहले देख लीजिएगा बाद में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले भाई ग्रांट का मिलना, ग्रांट का मिलना किस तारीख पे ग्रांट मिली है? बोले 1 जनवरी 2011। डेबिट कैश, क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट, कितनी अमाउंट से? 12,000। दूसरे नंबर पे एसेट का खरीदे जाना, डेबिट एसेट क्रेडिट कैश, कितनी अमाउंट से? 90 के 90? अच्छा 90। ओके, डायरेक्ट अप्रोच है, तो मेरे ख्याल में डेफर्ड ग्रांट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एसेट को आपस में नॉक ऑफ नहीं करना, जो एंट्री करते थे। साल के आखिर में सबसे पहले होगी डेप्रीसिएशन, डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी कितनी डेप्रीसिएशन होनी चाहिए भाई? कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू 0 ओवर यूजफुल लाइफ, कैसा ही है, तो 30,000। और जितनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुई उतनी ही ग्रांट को एमोटाइज कर दिया जाएगा
डेबिट डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट ग्रांट इनकम। किस तरीके से भाई? 12,000 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही होगा ना जी। कितना बनता है? 4,000। ले जी, 2011 की एंट्रीज कंप्लीट हुई। किसी को कोई मसला? दोस्त कल नहीं आए थे, सफर में थे। कमाल हो गया सर में दर्द। खैरियत तो ज़्यादा खा लिया था, तो मटन ज़्यादा खा लेना या बीफ खा लेना तो ब्लड प्रेशर हो जाता, सर दर्द हो जाती। नाश्ता तो नहीं कर लिया था? अच्छा, कुछ नहीं खाया था। अच्छा लेकिन आज भाई ने कुर्बानी दी, और आज जी आज भाई ने कुर्बानी दे दी और भाई आज क्लास में आ गए। अच्छा, वेरी गुड। ओके, अगले अगले साल पे ये प्लीज, क्या ग्रांट मिलने की एंट्री होगी? नहीं। क्या एसेट के खरीदे जाने की एंट्री होगी? नहीं। गलत क्लास है जी ये, मुझे पहले इरादा नजर आ गया था। ओके, एनीवेज प्लीज 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 ध्यान दें। डेप्रिसिएशन की एंट्री कितनी? सेम भाई, सेम एंट्री होगी मेरे भाई, सेम एंट्री होगी ना, 90,000 डिवाइड बाय 3, सिंपल। और ये कितनी एंट्री होगी? हो मैन, सेम। पेपर में आप सेम लिख के आएंगे। हाँ, रिजल्ट पेपर से। अल्लाह माफ करे, इंसान मैंने आपने एंट्री लिखनी है। ये तो मैं इसलिए कि नाम के आगे मेरे कॉमा हो मैन, अब तो कॉमा एफसी लग गया हुआ है, तो इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते। यार बुजुर्गी का एहसास हो रहा है यार। कोई एंट्री नहीं। लें जी, मेरे ख्याल में सिंपल सा सवाल था, इसका एक ही पार्ट है, दो पार्ट नहीं है। ठीक है जी, कोई मसला किसी को? नोट करें जल्दी से नोट करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। कुछ हैं दुर्क्षंदा सतारे क्लास में जिन्होंने नोट नहीं किया, जिन्होंने सवाल घर से नहीं किया हुआ, जल्दी से नोट करें। और एंट्री करते हुए 2012 और 13 में ये सेम लिखेंगे। यस सर, बताता हूं मैं। पूरी एंट्री लिखिएगा आप लोग, और जल्दी करें भाई, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मुझे 5 अगस्त को छुट्टियों में जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ तो ठीक है ना, मेरी छुट्टियां। यार नोट कर यार, तू बातें कर रहा है यार, जल्दी नोट कर। वो देख उसके सर में दर्द है, पहले तू ना बात कर यार, उसके सर में दर्द हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है यार। बोलता क्यों नहीं यार कि मेरे सर में दर्द है? चुप कर जा यार, इधर होके बैठ, इधर। जी भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए अगले सवाल पे बातें करना शुरू कर देते हैं, बोलते नहीं है। कर लिया नोट? क्वेश्चन 5 पे आइए। ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होगा? सिर्फ एक एंट्री का इजाफा होगा, और वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री होगी डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट एसेट। एसेट में से हम एडजस्ट कर देंगे। द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी अ कैश ऑफ ₹12,000 ऑन यकम जनवरी 2011 टू असिस्ट इन द एक्विजिशन ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट। द न्यूक्लियर प्लांट वॉज एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 11 फॉर ₹90,000, वॉज अवेलेबल फॉर यूज इमीडिएटली। अच्छा, अगर ये लाइन ना लिखी होती, वॉज अवेलेबल लिखा होता, वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल, तो क्या फर्क पड़ता?
फिर डेप्रिसिएशन आप वहां से स्टार्ट करते हैं और ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी फर्क पड़ता, और अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में फर्क पड़ता तो फिर ग्रांट की जो अमोर्टाइजेशन आप कर रहे हैं इसमें भी फर्क पड़ता। ओके, ये भी 9/12 होती। ओके, एनीवेज, यूजफुल लाइफ 3 साल। शो द जनरल एंट्रीज इन द ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 11, 12, 13। द कंपनी हैज द पॉलिसी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स इनडायरेक्टली इन इनकम। हो तेरी खैर, ये क्या मतलब है? इनडायरेक्टली इन इनकम का क्या मतलब है? देखिए, एक्सपेंस में अगर आप कमी कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली इनकम में लेके जा रहे हैं आप। अगर तो आप डायरेक्टली ग्रांट इनकम कर देते हैं जैसे यहां पर किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट इनकम में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंस में कमी कर देते हैं तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस का कम होना भी कहीं ना कहीं इनकम का बढ़ना ही होता है। ओके, तो वो इनडायरेक्ट बात उल्टी बात हो जाती है। बहरहाल उसने ब्रैकेट में जस्टिफाई कर दिया, दैट इज एज अ रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अभी इसके बारे में बात करनी है क्योंकि यहीं से मैंने आगे एक दो चीजें लेके चलनी है। तो एनीवेज, हाँ जी, अगर इसी सवाल को देखा जाए तो इसी सवाल में क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई? इस सवाल में फर्क कुछ ऐसे पड़ेगा कि सबसे पहले ग्रांट का मिलना, ये जो पहली एंट्री है, क्या इसमें कोई फर्क आएगा? इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से होगी। क्या दूसरी एंट्री में कोई फर्क आएगा? नहीं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। लेकिन यहां पर एक एंट्री का इजाफा हो जाएगा। 1 जनवरी को ही आप एक एंट्री करेंगे, क्या चीज? डेफर्ड ग्रांट डेबिट और एसेट क्रेडिट। कितने से भाई? 12,000 से। 12,000 से। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है। ओके, जब ये काम होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है अब वो 90,000 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? कितना होगा? 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 यानी कि 78। ये नजर आ रहा है आपको? 78 नजर आ रहा है? कल नहीं आया था? कल क्यों नहीं आया था? आंख नहीं खुली थी। ये आप लोगों के जो मसले हैं ना, अल्लाह माफ करे। सर पेपर में कभी ऐसे हुआ आपके साथ? आईकेप का पेपर हो, आंख ना खुली हो? कभी जिंदगी में मैट्रिक का पेपर हो, आंख ना खुली हो? 9वीं का पेपर हो, 5वीं का पेपर हो, तीसरी का पेपर हो, प्ले ग्रुप का पेपर हो, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, पेपर ना आता, नहीं तो फिर आंख नहीं खुली थी सुबह? अच्छा, हॉल में सो गए थे यार। माशाल्लाह लेवल है भाइयों का। दुर्क्षंदा सितारे हमारी क्लास के। यार खामोश हो जाए भाई, इंसान बने। हो सकता है मेरे सर में भी दर्द हो रही है, लेकिन मैं तो आ जाता हूँ, मेरी आंख भी खुल जाती। ओके, 78। अब मेरे भाई नजर आ रहा है? ओके जी, कितनी बनती है डेप्रिसिएशन? 26,000। 26,001। ये एंट्री होगी? ये तो नहीं होगी भाई, इनडायरेक्ट में तो ये एंट्री होती नहीं है। ओके, उसके बाद 2012 में आइए, क्या ये एंट्री होगी? नहीं। क्या ये एंट्री होगी? नहीं। ये जो एंट्री हमने एक्स्ट्रा यहां पर की ये भी नहीं होगी, क्योंकि बस एक दफे एडजस्टमेंट होती है, बार बार थोड़ी होती है। डेप्रिसिएशन सेम एंट्री, और ये नहीं होगी। और 2013 पे आइए, नहीं होगी, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ये सेम होगी, ये नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में दूसरे और तीसरे साल में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। नोट करें, और ऐसे ही नोट करेंगे सेम। पुराने वाले चौथे को काट के 5वां करेंगे, वो बन जाएंगे इंसान, आप कोई मसला नहीं। इंतजार रहेगा मुझे नवंबर का, जब आप सब इंसान बन के वापस आएंगे, सॉरी आगे जाएंगे। वापस क्यों आना है आप लोग? हाँ, इधर तो नहीं ना आएंगे, FR1 में तो नहीं आएंगे, FR2 में जाएंगे फिर आप पढ़े लिखे लोग। जल्दी नोट कीजिए प्लीज, और यहां से मुझे एक दो बातें आपके साथ करनी है और फिर एक फ्लो चार्ट आपके साथ डिस्कस करना। जल्दी नोट करें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 1 महीना 1 दिन रह गया जी। नहीं, डरा क्यों रहूँ मैं तो अपनी छुट्टियों का वेट कर रहा हूँ, आपको क्यों डरा रहा हूँ? मुझे क्या लगे, आपके पेपर है, आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो पास हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों दोस्त, मजा बड़ा आता है सर?
नोट हो गया? जल्दी करें, टाइम नहीं है मेरे भाई। सर बिल्कुल कराना है, परेशान क्यों होता है? तो उसमें है ही कुछ नहीं, उसमें 2-3 चीजें हैं बस। या तू टेंशन ना ले, तू जो पढ़ रहे हैं ना बस वो पढ़, बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि खुश उसलूबी से टाइम पे कैसे कोर्स खत्म कराना है। अभी तक खुश उसलूबी से चल रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा खुश उसलूबी से चल रहा है। वैसा क्या हुआ? मैं मेरा भाई या तू घर बैठ के सोई, मैं जाके दूंगा पेपर, परेशान क्यों होता है? टेंशन किस बात की? कोच खुद जाके बैटिंग कर रहा होता है ना। कौन है पाकिस्तान टीम का कोच वैसे, बैटिंग कोच? ओ नहीं, मिसबा कहाँ से आ गया? वो कोई एक और बंदा है, उसका नाम अजीब सा ही नाम है उसका, वो खुद आगे बैटिंग करता है ना। बड़ी दफा आपको क्या है, कोच का काम होता है गाइड करना, आगे से आपकी मर्जी, आप बाबर आजम निकल आए या आप बस, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी होती है भाई। चले जी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया क्योंकि आप बातें करना शुरू हो गए। ओके, प्लीज प्लीज खामोशी मेरे भाई। अब आपके साथ 2-3 चीजें डिस्कस करनी है और उसी से हमारे काफी जो मसले मसाइल मजीद क्रिएट हो जाएंगे। भाईजान अभी तक जो बात हुई, नोट हो गया यार? जल्दी कर यार, जल्दी कर। ओके प्लीज अब जरा ध्यान से सुनिएगा बात। देखिए, ये जो आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर इसने हमें ये बात कही हुई है कि आपने इनकम में इनडायरेक्टली रिकॉर्ड करना है। बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड क्यों ना डिस्क्रिप्शंस हैं जो वो पूछ सकता है। एक तो वो डायरेक्टली कह दे कि इनडायरेक्ट अप्रोच है, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैंने ये काम करना है, या वो वैसे कह सकता है जैसे उसने सवाल में लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली इनकम में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली इनकम में रिकॉर्ड करते हैं तो मतलब ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इनकम में करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम में करते हैं तो इनडायरेक्ट अप्रोच है। इस तरह से भी सवाल हो सकता है। फिर जिस तरह उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जी हम ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं, ये जुमला भी आ सकता है, इससे भी पता लग रहा है कि इनडायरेक्ट अप्रोच है। एक और चीज भी वो लिख सकता है और वो ये है कि ग्रांट को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कमी के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी वो लिख सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज रिड्यूस्ड। अब आप खुद मुझे बताइए कि पहले आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 30,000, अब इस सवाल में 5वें सवाल में वो 30 से कम होके 26 पे आ गया। कैसा हुआ है? ये क्यों आया है? इसलिए आया है कि आपने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से एडजस्ट किया है। जब आप ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से एडजस्ट करते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जारी बात है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना है। तो इसका मतलब है कि जुमला ये भी लिखा जा सकता है कि ग्रांट को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कमी के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब भी इनडायरेक्ट अप्रोच ही होता है। ठीक होगी बात? तो ये 3-4 तरह के जुमले हैं जो कि वो पेपर में कह सकता है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। बात समझ आती है? ओके, अब जरा बात को एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं और फिर मैं आपके सामने 1-2 मसले जो है वो बताता हूं। जो ग्रांट एक्सपेंसेस के लिए होगी, पास्ट एक्सपेंसेस की ग्रांट को उसी वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है, और जो फ्यूचर एक्सपेंसेस की ग्रांट होगी उसको उस तरीके से अमोर्टाइज करना है जिस तरीके से एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है। बात समझ आती है? इसके आगे फर्दर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थी। डायरेक्ट में आप क्रेडिट इनकम करते हैं और इनडायरेक्ट में आप क्रेडिट एक्सपेंस कर देते हैं। कोई मसला? एसेट पे आ जाइए। एसेट में भी 2 अप्रोचेस। पहली अप्रोच ये है कि आप डेफर्ड ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करें ग्रांट को, उसके बाद जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है वैसे वैसे ग्रांट इनकम रिकॉर्ड हो रही है। कैसी था? और दूसरा मेथड क्या था कि आप बजाय इसके कि आप इनकम रिकॉर्ड करें, आप ग्रांट को एसेट में से कमी के तौर पे जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं। ऐसी बात थी। सर सवाल मेरा आपसे ये है, और मैं डायरेक्ट की मिसाल लूंगा क्योंकि डायरेक्ट में ये मसला ज़्यादा आएगा। सर मसला ये है कि अभी तो आप ग्रांट को एमोटाइज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सवाल है कि अगर एसेट ही नॉन डेप्रिशिएबल हो सकता है? जमीन खरीद ली, जमीन खरीद ली, अब क्या करेंगे? पॉइंट, मसला समझ आ गया कि अभी तक हमने जो ग्रांट इनकम को या डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एसेट डेप्रिशिएबल है ही नहीं, एसेट अब हो गया नॉन डेप्रिशिएबल। लैंड आपने कोई खरीदी, जमीन आपने कोई खरीदी, आपने इंडिया में जमीन खरीद ली, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना हुई, तूने इंडिया में जमीन खरीद ली, हम नहीं खरीद पाए, तूने खरीद ली, चल फिर ग्रांट मिल गई तुझे। अब जमीन तो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती,
तो अगर जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी, और अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी तो सर कैसे डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट ग्रांट इनकम करेंगे? हाँ जी, आप बताइए जी मेरे भाई, लॉजिक बताएं। स्टैंडर्ड तो मैं बता ही दूंगा, वैसे थोड़ा सा दिमाग चलाएं जो कि चल नहीं रहा आपका जी। आप कह रहे हैं कॉस्ट में से कमी करके तो बस वैसे काम चला लें। अच्छा, और इसके अलावा आप लोग आइए सफा नंबर 11 पे, किताब के सफा नंबर 11 पे। बड़ा डरावना सा सफा है, मिल गया जी आप लोगों को? सर ये पूरे चैप्टर की एक किस्म की समरी है आपके सामने, तकरीबन पूरे चैप्टर की तो नहीं है, एक दो बातें इसमें भी नहीं है, लेकिन चलें मैक्सिमम काम इसमें कवर हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट IS-20, सबसे ऊपर आपको हेडिंग नजर आ रही है, एक तरफ जा रहे हैं जी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपेंसेशन ऑफ एक्सपेंस, नजर आ रहा है, ये है जी ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। ओके, और इसको भी पहले डिस्कस चलें कर ही लेते हैं ताकि फ्लो चार्ट तो कंप्लीट होना, फिर एसेट पे वापस अपने सवाल पे आते हैं। ले जी लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपेंसेशन ऑफ एक्सपेंस, ये वो ग्रांट है जो कि एक्सपेंस से रिलेटेड है। ओके, अब इसके अंदर फर्दर दो कैटेगराइजेशन है, ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, यही बताया था आपको। ओके, जो पास्ट एक्सपेंसेस की ग्रांट है उसके नीचे लिखा हुआ है रिकॉर्ड एज इनकम इन द पीरियड व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल, जिस साल ग्रांट आपको रिसीवेबल हो जाती है या जिस साल ये श्योरिटी आ जाती है कि आपको ग्रांट मिल जाएगी, उसी साल आप उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दें। यानी मैंने आपको लिखवाया था रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली। वो डेबिट कैश क्रेडिट ग्रांट इनकम करें या डेबिट ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट ग्रांट इनकम करें, बात एक ही है, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक होगी बात समझ आ गई। अब दूसरी तरफ आइए ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, अब इसके अंदर क्या करना है, रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। तो फ्यूचर एक्सपेंस में हम यही करते थे कि जैसे जैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड होता था बिल्कुल वैसे वैसे ही हम ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इसकी दो अप्रोचेस थी, वही दो अप्रोचेस उसने नीचे तोड़ी हुई है। ग्रांट इनकम रिकॉर्डेड सेपरेटली एज अदर इनकम, कि ग्रांट इनकम को अदर इनकम में ले जाए, या फिर ग्रांट इज क्रेडिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट हो गया इनडायरेक्ट अप्रोच। तो मेरे ख्याल में जो इस फ्लो चार्ट की लेफ्ट साइड है इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये तो सारी बातें आपके साथ डिस्कस भी हो चुकी, ये सारे के सारे सवाल भी आपके साथ हो चुके। बहरहाल नीचे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं जो कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका भी सवाल आया था, चलें वो भी देख लेते हैं अभी वक्त मिलता तो। कोई सवाल किसी का एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कोई सवाल किसी का? और बोले चुप चुप इतनी कौम है, ये इसमें नहीं बोलना, फारग हो जाए। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, अब इस तरफ आइए जी जो मसला है। अब सबसे पहले है जी मॉनेटरी एसेट। अच्छा, अब एक और बात सुने, अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी है ना, इसमें ग्रांट ना हमें मॉनेटरी टर्म्स में मिल रही है। मॉनेटरी टर्म्स क्या होता है? कैश में मिल रही है, ठीक है, कैश में मिल रही है। कभी कभार ना नॉन मॉनेटरी भी मिल जाती है। ये नॉन मॉनेटरी क्या होता है? मिसाल के तौर पे चले अभी अभी इवेंट हुआ है, आप लोग गए अपनी फुप्पो के घर ईदी लेने, बड़ी ईद पे आपने कहा चले फुप्पो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बड़ी ईद, छोटी ईद पे तो ईदी मिलती है, बड़ी ईद पे भी आप ईदी देंगी। उन्होंने आपको ईदी नहीं दी, उन्होंने आपको गोश्त दे दिया, ये ले तू ले जा। अब आप क्या दूसरों को कहेंगे कि मुझे ईदी नहीं मिली? ईदी मिली है लेकिन नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, अब आपको कैश नहीं मिला। अब आपको, तो इसका मतलब है कि मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कि कैश में आपको मिले, और नॉन मॉनेटरी का टर्म्स होता है कि बेनिफिट आपको मिल रहा है लेकिन कैश में नहीं मिल रहा। जब नौकरी पे इंसान जाता है तो सिर्फ उसकी सैलरी टैक्स में आप नहीं, सॉरी आप पढ़ नहीं रहे, माजरत, नौकरी पे जब इंसान जाता है तो उसको जो सैलरी मिलती है ना वो मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है नौकरी करने का। लेकिन बहुत सारे नॉन मॉनेटरी अवार्ड्स भी होते हैं, गाड़ी मिल गई, लैपटॉप मिल गया, मोबाइल फोन मिल गया, इलाज फ्री में हो गया, ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो बेनिफिट्स बहरहाल हैं लेकिन आपको कैश में थोड़ी मिल रहे हैं। क्या ख्याल है? कैश में तो नहीं मिल रहा है आपको। ये फ्यूल मिल गया गाड़ी का मुफ्त फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कि बहरहाल बेनिफिट्स हैं लेकिन नॉन मॉनेटरी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रांट भी नॉन मॉनेटरी हो सकती है, और नॉन मॉनेटरी का मतलब यह है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट आपको न्यूक्लियर प्लांट के लिए पैसे देती, उसने आपको न्यूक्लियर प्लांट ही दे दिया। हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है।
अब जैसे कि ये आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो चुकी है, आप में से अगर कोई बंदा गांव का है और वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसकी फैमिली, तो उसको शायद इस बात का पता हो कि आजकल गवर्नमेंट जो है वो ट्यूबवेल्स लगाने के लिए सोलर सोलर पैनल्स वो दे रही है लोगों को, शायद आप में से किसी को अंदाजा हो। तो उसकी कॉस्ट का वो कहते हैं कि जी सोलर पैनल जो है वो हम आपको देते हैं, उसका बस 80% हमने देना है, 20% आपने देना है, वो छोड़े वो जो कुछ भी है। तो गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल खुद लगवा कर दे रही है। तो ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है क्योंकि चीज़ मिल रही है आपको, पैसे तो नहीं मिल रहे। बात समझ आती है? तो इसीलिए एस जो ग्रांट है वो मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी वो मॉनेटरी ग्रांट की पढ़ी। जो नहीं पढ़ा वो ये नहीं पढ़ा कि अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलेगी तो क्या करना है, ये भी तक हमने नहीं पढ़ा। और फिर हमने ये भी नहीं पढ़ा कि अगर आपको कोई नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के अगेंस्ट ग्रांट मिल गई उसका क्या। ये दो मसले अभी भी हमारे पेंडिंग है, बाकी हमने सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है। तो मैं दोबारा से दो मसले रिपीट कर देता हूं। एक तो हमें नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली, इसका भी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। और दूसरा, अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट मिल गया उसके लिए ग्रांट मिल गई तो क्या करना है, बातें पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले वो कहता है मॉनेटरी एसेट इज रिसीव्ड टू एक्वायर एसेट्स, तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो लेफ्ट साइड पे आइए, कैश फॉर डेप्रिसिएबल एसेट इज रिसीव्ड, ये भी पढ़ लिया हमने। वही दो तरीके भाई, पहले डेफर्ड लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करें और जैसे जैसे यूजफुल लाइफ है एसेट की उस पर करते जाएं। ये तो डायरेक्ट अप्रोच है लेफ्ट वाली साइड, और राइट वाली साइड में इनडायरेक्ट अप्रोच है। ग्रांट इज क्रेडिटेड टू रिलेटेड एसेट्स इनडायरेक्टली रिकॉर्डेड एज इनकम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगी तो इनडायरेक्ट मतलब ही है इसका। तो ये लेफ्ट वाली साइड तो हमारी कवर हो चुकी है। लेकिन जो इसकी राइट साइड है ना, कैश फॉर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट इज रिसीव्ड, अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए कैश में गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए या नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिल जाए, ये दोनों बातें अभी तक हमारी पेंडिंग है। ये दोनों बातें अभी तक हमने नहीं डिस्कस की। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जी अगर आपको नॉन डेप्रिसिएबल एसेट के लिए ग्रांट मिल जाए, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो मुझे बताइए क्या यहां पर कोई भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी? सर ये एंट्री तो नहीं होगी। तो अगर ये एंट्री नहीं होगी तो मेरे भाई आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब करना क्या है? अब करना यह है कि इसने यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड, नजर आ रहा है आप सबको? ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम, ग्रांट को इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। सर कोई बेसिस बताओगे तो करेंगे ना? बता रहा हूं, रुको जरा सब्र करो। ऑन द बेसिस that best reflects the manner in which the conditions are met। वो कहता है भाई इस सूरत में मेरे पास कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है, बस आप जो है ना वो खुद ही कोई जजमेंट कर लो, खुद ही कंडीशंस आइडेंटिफाई कर लो और उन कंडीशंस की बेस पे ग्रांट को एमोटाइज करते जाओ। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक होगी बात? जाहिर बात है जो हमारा कानून था, जब कानून ही उड़ गया, डेप्रिसिएशन ही उड़ गई, तो उसके बाद वो कहता है भाई अब आपके ऊपर है। आपने अगर जमीन खरीदी है, आपको लगता है कि आपने जमीन 5 साल तक रखनी है, तो बस ठीक है 5 साल भी कर दो फिर, और मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। आपको लगता है आपने जमीन 10 साल रखनी है तो 10 साल कर दो, यही है। फिर और कोई फिर जजमेंट है, ये प्योर आपकी जजमेंट है। इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने आपको आप पे छोड़ दिया बात कि भाई आपकी मर्जी है, जो करना करो। बात समझ आ गई? तो वो कह रहा है कि बस कंडीशंस जो है ना वो क्या होनी चाहिए, वो मेट होनी चाहिए। इसका सवाल नंबर 6 है पेज नंबर 45 पर लेक्चर नोट्स का, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो वो भी देख लेंगे। मैं फिलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और बाकी चीज़ों पर ज़रा मैं फोकस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमारा लेक्चर नोट्स का पेंडिंग है, तो ये दोनों सवाल भी हम कर लेंगे ताकि ये सारा एरिया हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा, एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, तो फिर आपकी मर्जी है। आपने जो बेस्ट चीजें हैं, जो बेस्ट कंडीशंस के तौर पे चीजें मीट हो रही होंगी, आपने उसकी बेस पे ग्रांट को एमोटाइज कर देना। बात समझ आती है सबको? ओके। उसके बाद आइए नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स पे, कि आपको एसेट ही मिल गया। आखिरी जो राइट साइड पर डब्बा बना हुआ है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स, यानी कि एक्चुअल एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड, ये ऑफ नहीं है और है, लैंड और मशीनरी इज रिसीव्ड, या जमीन मिल गई या आसमान मिल गया, सॉरी जमीन मिल गई या मशीनरी मिल गई, ये तमाम चीजें मिल गई। अब क्या करना है? अब आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे। दो ऑप्शंस हैं, या फेयर वैल्यू पे या नॉमिनल वैल्यू पे। छोड़े दफा करें, एग्जाम्पल पे आइए। इसको तो निबेड़े ना, इसको निबेड़े ताकि ये काम तो खत्म हो। ओके जी, हमारे पास है जी एग्जाम्पल
कौन से सफ़े पे है भाई? नहीं, सफ़ा नंबर 3 पे, पेज नंबर 3। उतना शुरू में आ गए हम। जी क्या आपको एग्जाम्पल 5 नजर आ रही है? वो बोले गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट, एसेट ही दे दिया भाई, तो इसका मतलब है कि यहां से साबित हुआ कि ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ पूरे 2000 रुपए, हमने उस एसेट के लिए पूरे 2000 रुपए जो है वो पे किए। हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज रुपीज 50,000। हाँ जी, ये क्या हुआ भाई? बोले ये हुआ क्या है? जी भाई हुआ असल में ये है कि आपने एक 50,000 का एसेट गवर्नमेंट ने आपको दिया और गवर्नमेंट ने आपसे सिर्फ 2,000 रुपए लिए। ओके ठीक है जी, सिनेरियो समझ आ गया। 50,000 का एसेट आपको पूरे 2,000 रुपए में मिल गया। अब देखते हैं कि जी इसकी एंट्री क्या होगी। भाईजान हमें IS-20 दो तरह से रिकॉर्ड करने की इजाजत देता है। वो कहता है कि भाईजान अगर आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिल जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है, और ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूं ये आपके पास सफा नंबर 11 पे फ्लो चार्ट पे बना हुआ है। या तो एसेट को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड द एसेट एट नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू वो होती है जो आपने पे की होती है, बड़ी मामूली सी अमाउंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रांट है तो गवर्नमेंट आपसे कोई इतने ढेर सारे पैसे नहीं लेगी, थोड़ी सी अमाउंट लेगी। और वो नजर आ रहा है एग्जाम्पल के अंदर कि 2,000 रुपए सिर्फ आपसे ले रही है 50,000 के एसेट के। तो ये कितने परसेंट बनते हैं? ये तो मेरे ख्याल में 10% में नहीं बनते, ये तो 5% में नहीं बनते हैं, ये तो 4% बनते हैं कितने। और यही मैं आपको जो बता रहा था अभी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा था कि गवर्नमेंट आपको सोलर पैनल्स दे रही है, वो भी 80-20 की रेशो है। 80% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 20% आपने पे करना होता है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो एसेट को नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो, या फिर रिकॉर्ड द एसेट एट फेयर वैल्यू। या तो एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दें या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दें। अगर नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री तो बड़ी सिंपल है भाई। डेबिट आप करेंगे एसेट 2,000 से और क्रेडिट आप कैश कर देंगे 2,000 से, बस होगी एंट्री। इस सूरत में गवर्नमेंट ग्रांट कहीं पे भी आपकी किताबों में नहीं आ रही होगी। बात समझ आती है? ओके। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे करेंगे तो सवाल मेरा है कि एसेट कितने से डेबिट होगा? फिर तो पूरे 50,000 से ही होगा ना। बोले लेकिन जेब से कितने गए? पूरे 2,000। ये तो एंट्री आउट हो गई। 48,000 किधर जाएगा? ये जाएगा भाई डेफर्ड ग्रांट में। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप एसेट को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये एसेट जो है ना आगे 2,000 रुपये डेप्रीशिएट होता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 48 से तो 4 कर ले, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यूजफुल लाइफ 4 साल है। सवाल में गिवन नहीं है लेकिन चले एज्यूम कर लेते हैं कि यूजफुल लाइफ इज 4 ईयर्स। तो भाई आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। ओके, तो इसमें यह मत समझिएगा कि आगे एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो 2,000 रुपये डेप्रिशिएट करेंगे आप। और क्या यहां पे भी डेप्रिसिएशन होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। और किस अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे आप? किस अमाउंट को करेंगे? ऑब्वियसली 50,000 को करेंगे जितने पे एसेट आपके पास पड़ा हुआ है। कितना बनता है भाई? 12,500, 12,500, 12,500, बस खत्म। बोले सर डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज नहीं करना? भी तो करेंगे, तो वो भी अमोर्टाइज करेंगे आप, डेबिट डेफर्ड ग्रांट। और किस बेसिस पे होगा भाई? जी जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है उसी बेसिस पे। 48,000 डिवाइड बाय 4 तो कितना बना जी? 12,000। 12,000 ले जी। ये एंट्रीज मैंने आपको दो एक्स्ट्रा बता दी, वैसे आपकी एग्जांपल बस यहीं तक थी, ये भी एक्स्ट्रा बता दी।
बस आपका एग्जाम्पल तो बस यहीं तक थी, लेकिन चलें आपको आगे बता दिया कि फर्दर अगर नॉन मॉनेटरी एसेट आपको मिलेगा, नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिलेगी, तो फिर इस तरीके से हम सवाल को आगे लेके चल रहे होंगे। किसी का कोई सवाल? अब नोट करें जी, इसको जल्दी से नोट करें अपने पास। ये बाकी दो एंट्रीज आपके पास नहीं है, ये आपके पास होनी चाहिए, तो प्लीज इसको नोट करें। अब हमारे फ्लो चार्ट में सिर्फ एक चीज रह गई है, बल्कि दो चीजें रह गई हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर आपको पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट मिले तो क्या करना है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर आपको मॉनेटरी ग्रांट मिले नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की। अल्लाहू अकबर। जी नोट कर लिया आप लोगों ने? पेज नंबर 28 पे आइएगा, पेज नंबर 28। सवाल नंबर 4 नजर आएगा आपको, खरगोश का कान लिमिटेड, बनी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ बनीयर लिमिटेड। आ रहा नजर? पढ़ता जा, शर्माता जा। इन जनवरी 2019 the government allotted a piece of land to BEL subject to the condition that BEL will establish a factory building on it। उन्होंने आपको एक जमीन अलॉट की, ये कंडीशन अटैच की कि आप इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। द लैंड वॉज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹100 मिलियन। शायद आपको ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली है, बोले। और उन्होंने आपको साथ ये बता भी दिया कि ये नॉमिनल वैल्यू नहीं बल्कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है। आगे आप खुद समझदार हैं। एनीवेज, फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1 मार्च 19। ओ मैन, नीचे टेबल नजर आ रहा है एक। ओ मैन, कुछ आइडिया हो रहा है दिमाग में घंटी। BL started construction of the factory, started construction, construction started. The construction work was completed, commencement cessation। याद आ रहा है कुछ?
वो कभी माजी में कुछ पढ़ा था, वो कभी पिछले जन्म में पढ़ा था, पिछले महीने पढ़ा था, ईद से पहले पढ़ा था। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2020। पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वर एज फॉलोज। ओ मैन, फर्स्ट पेमेंट यकम मार्च 19। कुछ याद आ रहा है? चीजें याद है कि भूल भुल आ गए हैं? ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 20। वो तेरी है, यकम मार्च 19, 31 दिसंबर 20, बीच में ब्रेक। याद है कुछ के नहीं? सब याद है, बस पढ़ता जा, शर्माता जा। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस्ड थ्रू, ओ तेरी है, गवर्नमेंट ग्रांट भी आ गई। तो या इस 23 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट गवर्नमेंट ग्रांट सब इकट्ठे होके आ गए, और आप बेचारे नन्ही सी जान। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 200 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 19। ओ तेरी यार, अनयूज्ड फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8% पर एनम। सब पता है आपको, सब पता है आपको, कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Withdrawals from the following running finance facilities, running finance, journal loan, specific loan, journal loan, बिल्कुल ठीक है। Obtained from bank A and bank B, the relevant details are, तो दोनों बैंक का डाटा दिया हुआ, ये डाटा आप उठा लेंगे। आगे चलें जी, तीसरा एसेट आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना आ जाए बीच में, आने को आ सकती है, रोक सकता है कोई? भाई जाने वाले को रोक सकता है? The manufacturing plant was purchased on 1 August 2020 at a cost of rupees 420 million. Rupees 240 million was financed through an interest-free loan from government. Government से interest-free loan भी आ गया। तो सर ये भी ग्रांट होगी कि नहीं होगी? पता नहीं होगी कि नहीं होगी, आपको बताओ। The loan will be forgiven if the, ये आपके लिए एक नया वर्ड है जिसपे मैं भी 3-4 मिनट बात करूंगा इस सवाल के बाद। The loan will be forgiven if the plant is operated for at least 4 years by BL. वो ये बात कर रहा है कि भाई आपको हम कर्जा दे रहे हैं, अगर आप इस मशीनरी को कम से कम 4 साल चलाएंगे तो हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, आपको ये पे बैक नहीं करना। लेकिन अगर आपने 4 साल मशीनरी ना चलाई तो फिर आपको ये कर्जा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करनी है मैंने आपसे। फॉरगिवेबल लोन बोलते हैं इसको, अभी बात करनी है मैंने। अपॉन एक्विजिशन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट बीएल विल कंप्लाई विद दिस कंडीशन। तो भाईजान एश्योरेंस उसने सवाल में आपको दे दी कि भाई हम कंडीशंस कंप्लाई करेंगे और ये कर्जा माफ हो जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन, BEL uses कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ओ मैन, डेप्रिसिएशन भी आ गई। हाँ तो सही है ना, कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन होती है, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। और शायद कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी होता है। तो इंपेयरमेंट भी जरा देख लीजिएगा, कहीं सवाल में है तो नहीं। तो अभी तक जितना को पढ़ा तो सारे का सारा तो टेस्ट हो गया, क्या ख्याल है आपका? तो ये चीज़ ICAP के भी जहन में आ सकती है कि यार क्यों ना पांचों स्टैंडर्ड को मिला के एक सवाल ही बना दिया जाए, 100 नंबर का सवाल। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज ए डेफर्ड इनकम। बता दिया उसने कि डेफर्ड इनकम यानी डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी आपने बनाना है, डायरेक्ट अप्रोच है। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर, और इसका कुछ हिस्सा हर साल इनकम में जाता है, और वो आपको पता है रिलेवेंट एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होगा या डेप्रिसिएशन होगी तो आपने कर देना। यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 25 साल और 10 साल रिस्पेक्टिवली। सवाल मजेदार होता अगर S36 में डाल देता, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कर देता और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन भी डाल देता, तो मैं कहता हूं लेवल ना हो जाता। सवाल कितना है? 16 नंबर का, चले 20 का दे देता वैसे, तमाम स्टैंडर्ड्स डाल के 20 नंबर का सवाल, हर स्टैंडर्ड 4-4 नंबर का। सही नहीं? करना क्या है ये तो देख ले। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम BL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। तो आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। उसने नोट में लिखा हुआ है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आपने नोट या डिस्क्लोजर नहीं बनाने। बोरिंग कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स पे आपने कैलकुलेट करनी है बोरिंग कॉस्ट, डेज पे नहीं लेकर आना, मंथ्स पे लेकर आना है। तो सर क्या ये सवाल करने की आप जरूरत कर सकेंगे? होमवर्क है आपका? एमी नो सर, ऐसी की तैसी, कल मैं आपकी कॉपियों पे चेक करूंगा, और ये जरूरत मुझे कॉपियों पे नजर आनी चाहिए। सर दिमाग में सोचा था, समझ नहीं आई थी। ये सवाल अभी भी आप आधे से ज्यादा कर सकते हैं, इस सवाल में कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप इस सवाल को ये सोच के कर लेना कि अच्छा इतना ऐसा बोरिंग कॉस्ट का है तो बोरिंग कॉस्ट का कर देता हूं तो हो जाएगा सवाल। ओके, तो ये सवाल मुझे आपकी कॉपीज पे कल नजर आना चाहिए। ना नजर आया तो वो बच्चा अपने क्लास में नजर नहीं आएगा मुझे। वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्या ख्याल है? ओके ठीक है सर, कल सर दर्द तो नहीं होगा? पैराडोल चाहिए मेरे पास, पड़िए शायद सर, आंख खुल जाएगी। ओके
चले जी, ये भी हो गया। अब बारी आ गई जी फॉरगिवेबल लोन की, जो जिक्र था इसके अंदर, आइए वो भी डिस्कस करते हैं। दोस्त परेशान क्यों हो गए हो? ये तो जिंदगी तो सी में आने से पहले सोचना था। तुमने सीए, तुम्हें चाचू ने बोला था सीए कर दो, कि पुप्पो ने बोला था, अबू ने बोला था, खुद ही आ गए। कजन को देखा था, कजन नौकरी पे लगा हुआ है, 8 लाख तनख्वाह है उसकी। क्यों आ गए सीए में दोस्त? क्यों? वजह वजह आई वॉन्ट टू नो हाउ, वाई। दोस्त ने कहा था, दोस्त सीए कर चुका है कि वो कर रहा है? अच्छा, आर्टिकल्स हो चुके हैं, अभी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ क्वालिफाई? सब पूछा नहीं आपने? यार तू खुद क्वालिफाई नहीं हुआ, मुझे तूने कहां फंसा दिया? कोई बात नहीं उसके बाद उससे? नहीं तो क्या कहता है वो कि क्यों नहीं, उसका क्यों नहीं पास हो रहा? कोई बात नहीं उससे यार, कभी इसको कहा नहीं यार ये क्या कर रहा है तू, किधर फंसा दिया तूने मुझे? नहीं कभी कहा उससे आपने? खुश है अपने फैसले से? यार इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, किसी का काम तो आता है। किधर आ गए यार? डेबिट क्रेडिट बात है करने वाली, फॉरगिवेबल लोन घूम गया यार। उफ, 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 उफ। छोड़ दीजिए मैंने भाई, छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे। ओके जी, पेज नंबर 4 पे आइए। सर बहुत शुक्रिया, पेज नंबर 4 पे आइए और सवाल सफा नंबर 4 पे आए। आज आप लोग ना थोड़े से आउट हुए मैं जी, क्वेश्चन देख के आउट हो गए। सही कहते हो ना, सारे है 12 सितंबर, कोई रिपीट ना हो जाए, पढ़ ले इसीलिए। पर आपको अकल नहीं आती। नहीं सर, हम तो मार्च का इरादा बनाकर बैठे हुए, हम तो इरादा बनाकर बैठे हुए कि हमारा सीए कोई 2040-45 तक भी चला जाए तो खैर है, ये इरादा बनाकर बैठे हुए ना। तो 9 साल तो पढ़ा करें, फिर पढ़ते हैं नहीं, छुट्टियां सारी जाया कर रहे हैं। कि किसने पढ़ा है ये इन छुट्टियों में, जो ईद से पहले की 4-5 छुट्टियां थी? कोई एक स्टूडेंट दावा करे सर मैंने 3-4 स्टूडेंट वैसे ही खड़का दिए सारे। हैं कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 6 7 चलें। ये देखें, ये क्लास बैठी है तकरीबन, कोई इस वक्त जो फिजिकल प्रेजेंट है मुझे कोई 40-50 के करीब लग रहे हैं। कोई 40-50 में से 7 कितने परसेंट बनता है मेरे दोस्त? 20% भी नहीं बनता, ये 20 से भी कम बनता है, कि तकरीबन कोई 12-13% बनता है। और इतने ही क्वालिफाई होते हैं, आपको पता ही है, 12-13% क्वालिफाई होते हैं। तो आपके सामने है रिजल्ट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आई कैप पास नहीं करता या आई कैप कुछ नहीं करता, आपके सामने रिजल्ट है। ये देखें, ये पॉपुलेशन बैठी है, उसमें से सैंपल निकला है, बाकी भी सैंपल ही है वैसे जो नहीं पढ़ रहे वो भी सैंपल ही है। ओके, तो ये रिजल्ट आपके सामने है मेरे भाई। तो इसलिए ये बात ज़हन से निकाल दें कि आई कैप पास नहीं करता, आई कैप ने कोटा रखा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती ना, तो हर साल सीए इंटर पास करने वालों की तादाद बढ़ ना रही होती। वो आप देखें कि मार्केट तो वैसे ही थोड़ी सी डाउन जा रही है, आर्टिकल मिलने में वैसी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास हो रहे हैं सी इंटर, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और वो तादाद इसलिए नहीं बढ़ रही कि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, वो इसलिए बढ़ रही है कि अटेम्प्ट ज्यादा लोग करते हैं अब, इसलिए तादाद बढ़ रही है, वरना परसेंटेज वही है। पहले जहां 100 लोग अपेयर होते थे तो 10 पास होते थे, अब 1000 अपेयर होकर 100 पास हो जाते हैं, तो परसेंटेज तो वही 10% है। कल को 10,000 में से 1000 हो जाएंगे, जो कुछ हो रहा है। अभी 1600 पास हुए थे गालिबन पिछली टर्म में, तो कितने अपेयर हुए होंगे? हजारों की तादाद में अपेयर होंगे, बीच में से वही 10-12% जो हाथ खड़े करते हैं क्लास में कि हमने से 5 दिन पढ़ लिया था, वही पास हो जाते हैं। मुलाकात जारी रहती है, आना जाना लगा ही रहता है, फिर तो क्या ख्याल है? ओके, उनसे फिर आई कैप सोचता है कि चलो इनके इन बच्चों ने पढ़ना तो है नहीं, तो इनकी फीसों से हम बिल्डिंग बना लेते हैं, इन फीसों से हम एक नया अपना जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक नया कमरा बना लेते हैं, एक नई एलसीडी लगा लेते हैं, क्योंकि बार बार आते हैं ना पैसे लेके फीस के। तो आई कैप ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की, प्रोजेक्शंस की होती हैं। ओके, तो इसलिए मेहरबानी करें, मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि अपने पे आपने मेहरबानी करनी है, मेरे पे तो कोई मेहरबानी नहीं करनी। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, कोच तो कोच है, उसने तो वहीं रहना है, टीम से फिर निकाल दिए जाएंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे। क्यों सर? ऐसे ही है, शर्मिंदा नहीं हो रहा, हंस रहा है आगे से। नहीं सर आज पढ़ लूंगा जाके, सर आज ये वाला आप, कभी आपको इतना गुस्सा नहीं आया कि जाके पूरा स्टैंडर्ड ही गुस्से में खड़का दें? कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया आपको? वैसे तो गुस्सा आता है ना, किसी का सर फाड़ दें, गुस्सा आता है। कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया आज आया 16 तेरी ऐसी के जैसे, तू आ ना जरा, बाजू टांगे और शुरू हो गए, 2 बजे जाके बैठे, रात 2 बजे तक बैठे रहे, आया 16 तेरी ऐसी की तैसी, और आया 16 खत्म करके, ऐसा गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? तो क्यों नहीं उतारा करें ना किताब के ऊपर गुस्सा?
क्यों नहीं उतारते? रजिस्टर सवाल तो यही ऐसी की तैसी है 16, 22 के 22 नहीं सॉरी 17 लेक्चर, 17 के 17 लेक्चर उड़ा के फर्क करें। गुस्सा नहीं आता ऐसे आपको? क्यों नहीं आता ऐसे गुस्सा आपको? अजीब लोग हैं आप। आए जी सफा नंबर 4 पे। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। फॉरगिवेबल लोन्स, फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट ऑफ अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब कंडीशंस। आसान बात आपको बताता हूं, ये वो कर्जे होते हैं जो कि लेंडर कहते हैं, जो शख्स आपको कर्जा दे रहा होता है, जो कर्जा दे रहा होता है वो कहता है कि कर्जा माफ कर दिया जाएगा अगर तुम कुछ शराइत पूरी करोगे। तो ये कर्जा आपको मिलता है और इसकी माफी तब होती है जब आप कुछ शराइत पूरी करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अक्सर क्या कर्जे मिलते हैं, तो कर्जे जब मिलते हैं तो फिर उसमें से कुछ कर्जे माफ हो जाते हैं इस शर्त की बेस पे कि अगर आप ये कर्जे की अमाउंट इस जगह पे इस तरीके से खर्च करेंगे तो फिर आपने वापस नहीं करना। मैंने मिसाल इसकी कल यूं दी थी कि अगर आपने बाहर से कोई कर्जा लिया, मिसाल के तौर पे कोई $5 अरब, और आपने उनसे ये वादा किया कि मैं इस कर्जे को सैलाब मुतासरीन पे खर्च करूंगा, और आपने वो खर्च कर दिया और उसका पूरा सबूत उनको दे दिया, उनकी तसल्ली करा दी, तो कहेंगे ठीक है अब ये 5 अरब आपने वापस नहीं करना। तो फिर उसकी हैसियत ग्रांट की बन जाएगी, क्योंकि ग्रांट और लोन में फ़र्क क्या होता है? ग्रांट आपने वापस नहीं करनी होती, वो तो एक मदद होती है, एक इमदाद होती है, जबकि लोन कर्जा वो तो आपने वापस करना होता है। तो दोनों बातों में फ़र्क है। तो इसीलिए जब वो माफ हो जाएगा तो उसकी हैसियत ग्रांट की बन जाएगी। या अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने तो कंडीशंस पूरी करनी है, तो फिर वो फॉरगिवेबल तब ही बन जाएगा। अकाउंटिंग अभी देख लेते हैं उसकी कैसे करनी है। ओके, बात समझ आ गई? लेकिन अगर आपने कंडीशंस पूरी ना की फिर क्या होगा जी? फिर आपको जाहिर बात है वापस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम किधर आएगी? मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम यहां पर आएगी कि आपको 2001 में गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे 100 रुपए दिए और कहा कि अगर तुम 4 साल के अंदर अंदर 4 साल तक अगर तुम अपना प्लांट ऑपरेट करोगे या फैक्ट्री ऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें यह कर्जा माफ कर दूंगा। अब भाई ये तो 2004 के बाद ही जाके पता लगेगा कि मैंने फैक्ट्री ऑपरेट की या नहीं की, उससे पहले तो नहीं कंफर्म हो सकता। क्या ख्याल है? नहीं हो सकता ना। तो सवाल मेरा यह है कि जब आपको 2001 में ये 100 रुपए का लोन, फॉरगिवेबल लोन मिला होगा, तो क्या करेंगे? इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 2002 में क्या करेंगे? 2003 में क्या करेंगे? 2004 में क्या करेंगे? कैसे? अकाउंटिंग समझ आ रही है आपको? अकाउंटिंग क्या होगी? ओके चले जी पढ़े। लिखा हुआ है अ फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। वो कहता है कि आपको जब 2001 में ये 100 रुपया गवर्नमेंट से मिला होगा तो हम इसको गवर्नमेंट ग्रांट ही कंसिडर करेंगे। कब? व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स फॉर फॉरगिवनेस ऑफ द लोन। अगर आपको इस बात का यकीन है 2001 में बैठे हुए ही कि आपने 4 साल ऑपरेट करना ही करना है, तो फिर आप इसको ग्रांट के तौर पे ही ट्रीट कर लेंगे। Until then, such a loan is treated as a liability in accordance with IFRS 9। ये बात ना आप थोड़ी सी समझ आ सकती है, आपको थोड़ी सी नहीं समझ आ सकती। सर जब तक आपको यकीन नहीं ना है कि आप 4 साल तक चलाएंगे नहीं चलाएंगे, तब तक ये लायबिलिटी है। मिसाल के तौर पे जब आपको कर्जा मिला होगा तो आप एंट्री करेंगे डेबिट कैश 100 रुपए से, क्रेडिट लोन पेएबल। ये एक नॉर्मल कर्जा मिलने की एंट्री है, ऐसे ही है। रिसीट ऑफ लोन, तो यही बात उसमें लिखी हुई है कि आपने इसको सबसे पहले, जब भी आपको 2001 में ये पैसे मिलेंगे, सबसे पहले आपने इसे कर्जे के तौर पे रिकॉर्ड कर देना है। और जैसे ही कंडीशंस मीट हो जाएंगी या आपको इस बात का यकीन आ जाएगा कि हाँ मैं कंडीशंस मीट कर लूंगा, बेशक अभी टाइम पड़ा हुआ है, उससे कोई कर्ज नहीं है, 2001 में ही आपको श्योरिटी है कि मैंने तो 2004 तक ऑपरेट करना है, तो आप फिर एंट्री क्या करेंगे? लायबिलिटी खत्म करेंगे, लोन पेएबल डेबिट, और साथ ही साथ आप क्रेडिट कर देंगे डेफर्ड ग्रांट। और यह काम कब होगा? अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अच्छा, एक कंडीशंस पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि 4 साल पूरे करें। आपको इंश्योरेंस मिल गई कि बस ठीक है जी ऑपरेट करेंगे तो बस ठीक है, आप इसको गवर्नमेंट डेफर्ड ग्रांट में लें।
अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती होगी, जब कर्जा बाहर से आता होगा ना तो पहले ये वाली एंट्री करते होंगे, और उसके बाद अभी तो सलाम मुतासरीन पे खर्च नहीं हुए लेकिन हमारी इंटेंशन है, अश्योरेंस है कि करने ही है उधर, तो साथ ही हम ये बना लेते होंगे ओके बेशक अभी खर्च नहीं हुए लेकिन कंडीशंस मीट हो गई, हमारी रीजनेबल एश्योरेंस होगी तो कर दें। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये एंट्री करते रहे, इसको लाइबिलिटी बना के रखें। अभी IFRS 9 क्या लिखा हुआ है, ये आपके FR2 का टॉपिक है, ये वो स्टैंडर्ड है IFRS 9 जो कि पूरी अकाउंटिंग में सबसे मुश्किल समझा जाता है। IFRS 9 पूरी अकाउंटिंग में सबसे मुश्किल ये स्टैंडर्ड, बच्चे ऐसा कहते हैं कि ये मुश्किल है, और वाकई में इसके अंदर ना अजीब फजूल बातें हैं। एनीवेज कोई मसले वाली बात नहीं है, आप FR2 में जब जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। ओके, क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो ये फॉरगिवेबल लोन का ट्रीटमेंट है। अब जो आपको सवाल मैंने पढ़ाया बनी ईयर वाला, उसके अंदर ये बात क्लियर लिखी हुई थी कि कंडीशंस है कि जी आप वो तमाम एश्योरेंस है कि आप कंडीशंस मीट कर लेंगे, सवाल में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप उसको ग्रांट बना लेंगे, आपका मसला हल हो गया। ओके चलें जी, आप इस चीज को नोट करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी करें जल्दी भाई, अभी ग्रांट का वो वापस करना वो भी देखना है हमने। अल्लाह अकबर। जी चलें आगे, जल्दी करें भाई। ओके जी, पेज नंबर 8 पे आइएगा प्लीज, सफा नंबर 8 पे आइएगा। लर्निंग आउटकम 4 है जी, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। घर वालों ने आपको पैसे दिए, जा जाके दे लिया, आप उसकी चॉकलेट खाए, अब क्या होगा? बात तो वैसे गवर्नमेंट ग्रांट की नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ जी, फिर क्या होगा? क्या कहेंगी अम्मी आपको? पैसे वापस करो। अच्छा ये तो आप बोलेंगे ना अम्मी को, अम्मी को जैसा नहीं पता कि ये चॉकलेट खा के आया। हाँ जी बताइए क्या होगा फिर? वो बोले नहीं बोलेंगे, अब अपने अपने तजर्बे नहीं बता रहे, करते हैं जो हासिल है ना, ये सारी ही हरकतें करते हैं। घर से पैसे मिलते हैं दही के लिए, जाके चॉकलेट खाते हैं। देखिए जिस मकसद के लिए आपको पैसा मिला होता है, अगर आपने वो मकसद ही पूरा ना किया तो फिर आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। ओके, पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि गवर्नमेंट ने अगर आपको पैसे दिए थे कि आपने ये काम करना है, लेकिन आपने पैसे लेके वो काम ना किया, वो कंडीशन पूरी ना की, तो इसका मतलब है आपको ग्रांट वापस भी करनी पड़ सकती है। ओके, ये बात सबको समझ आ गई? और बात बिल्कुल लॉजिकल है, आपको जिस मकसद के लिए पैसे मिले थे आपको पैसा उस पर लगाना चाहिए था, आपने पैसे कहीं और लगा दिए, तो इसीलिए इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती, आपको गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो वापस करनी पड़ सकती है।
अब इस सूरत में क्या होगा कि अगर ग्रांट जो है वो रीपेबल हो जाएगी, वापस रीपेबल हो जाएगी। देखिए फर्क कोई नहीं है, जब आपको पैसे मिलेंगे, ग्रांट मिलेगी, तो ट्रीटमेंट वही है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, एसेट के रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड, सारा ट्रीटमेंट वही है। फर्क तब पड़ेगा जब ये पता लग जाएगा कि कंडीशंस ब्रीच हो गई हैं, उस साल फर्क पड़ेगा, वरना पहले साल वही करते आएंगे जो हम करते आए हैं। हम इसकी एग्जांपल भी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस है, एक्सपेंस से रिलेटेड आपको ग्रांट मिली है और उसकी कोई कंडीशन ब्रीच हुई है। पे नंबर 8 पे है एग्जांपल नंबर 12। ऑन यकम जनवरी 21 जैम लिमिटेड रिसीव्ड अ कैश ग्रांट ऑफ ₹1.5 million towards the cost of employing a blockchain analyst on a new project for a 5 years period। हमें ग्रांट मिली जी 15 लाख रुपए की, और वो क्यों मिली थी? इसलिए मिली थी कि हमने एक एनालिस्ट अपॉइंट करना है 5 साल के लिए। तो शर्त क्या है? 5 साल। शर्त है कि 5 साल तक उसको अपने पास रखना है। द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड। ये ग्रांट आपको हुकूमत को वापस करनी पड़ेगी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हुआ, कंडीशन अटैच हो गई। द एनालिस्ट वॉज एम्प्लॉयड एंड द प्रोजेक्ट कमेंस फ्रॉम द 1 जनवरी 21। लें जी, प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ग्रांट आपको 15 लाख की मिल गई, तो यकम जनवरी को आप नॉर्मल तरीके से एंट्री करेंगे, डेबिट कैश, क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट। ओके। ऑन 20 जनवरी 2023 द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड एंड द ग्रांट हैड टू बी रीपेड इन फुल। लें जी, क्या हुआ? 20 जनवरी 2023 को प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। क्या 5 साल पूरे हो गए थे? नहीं सर, ये तो बयान में 21 का साल और 22 का साल, 2 साल ही कंप्लीट हुए हैं, ये तो तीसरे साल ही फारग हो गया, और ग्रांट आपको वापस करनी पड़ी। जर्नल एंट्रीज फ्रॉम यकम जनवरी 21 टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट। चलें जी, अब देखते हैं कि इसमें करना क्या है। ये मिटा दूं सारा कुछ। एग्जाम्पल 12। जी, यकम जनवरी 11 को ग्रांट का मिलना, डेबिट कैश कितना? 1.5। मैं इसको 1500 लिख रहा हूं, प्लीज खामोशी। अब प्लीज जरा ध्यान कीजिएगा, साल के आखिर में कितनी अमाउंट को अमोर्टाइज करूं? कितनी अमाउंट को अमोर्टाइज करूं भाई? सर 5 साल की कंडीशन है ना, 5 साल तक प्रोजेक्ट चलना चाहिए, तो 5 साल पे इसको डिवाइड कर दूंगा। ओके। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, चूंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 300 जाता रहेगा। किसी को कोई मसला? ये आपका कंप्लीट हो गया जी 2011। उसके बाद 2012 पे आइए। 2012 में ग्रांट का मिलना रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन डेफर्ड ग्रांट को आप जरूर अमोर्टाइज करेंगे। 21-22 है। ओके जी, डेफर्ड ग्रांट और क्रेडिट ग्रांट इनकम कितनी अमाउंट से? सेम 300 से ही होगा। उसके बाद आइए 2023 पे। ले जी, 23 में आके पता लगा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, अब क्या करूं? ग्रांट बिकम्स रीपेबल इन फुल। देखिए, दो एंट्री, पूरी एंट्री के अंदर दो चीजें तो बड़ी बड़ी सिंपल है। जेब से कैश कितना जा रहा है? 1500 पूरे का पूरा जितना मिला सारे का सारी जाएगा ना, यही तो उसने लिखा हुआ है, ग्रांट बिकम्स रीपेबल इन फुल। ऐसे ही है, 1500 से कैश चला गया। अब जो पीछे आपने डेफर्ड ग्रांट रखी हुई है, कितनी थी डेफर्ड ग्रांट? 1500। 1500 में से 300 तो पहले साल ही अमोर्टाइज हो गया और 300 अगले साल अमोर्टाइज हो गया। डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है? सर इसको रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको डेबिट करके इसको भी फारग कराएं, क्योंकि अब कोई ग्रांट डेफर्ड नहीं है। क्या ख्याल है? एंट्री आउट है,
एंट्री मैच नहीं है। कितने से? एक्सपेंस से मुराद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंसिंग अमाउंट। अब ये हुआ क्या है, जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए 2 साल के अंदर आप कितनी अमाउंट इनकम में लेकर गए हैं? 300 ये और 300 ये, 600। क्या तीसरे साल आके पता लगा कि ये अमाउंट तो लेकर जानी नहीं चाहिए थी, ये अमाउंट नहीं ले जानी बनती थी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसीलिए जो आपने 2 साल अमाउंट इनकम में चार्ज की उसको आपने अब एक्सपेंस आउट करके रिवर्स कर दिया, ओवरऑल इंपैक्ट आपका नील हो गया। ठीक होगी बात? तो ये 600 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ये 600 बैलेंसिंग के तौर पे भी आ सकता है। तो जितना बैलेंस आपके पास पड़ा होगा इसको ना अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस भी बोलते हैं। ये वो बैलेंस है जो कि अभी तक अमोर्टाइज नहीं हुआ। तो ये अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस जो आपने यहां से निकाला इसको डेबिट करेंगे। जितनी ग्रांट रीपेबल हुई फुल में वो क्रेडिट कर दें, तो एक्सपेंस आपका जो है वो ऑटोमेटिकली भी निकल सकता है, या अगर आप चाहें तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, बात समझ आ गई? नहीं बोलेंगे? नोट करें इसको और उसके बाद आखिरी बात करते हैं और क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। जी एग्जाम्पल 13 पे आइए, पेज नंबर 9 पे। एग्जाम्पल 13 है जी, ये अगर एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिली हो तो फिर क्या करना है, उसके एग्जाम्पल है। ऑन 1 जनवरी 2020 डीप वाटर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ नॉन करंट एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹1 लाख इन रिलेशन टू दैट एसेट। पिछली एग्जाम्पल जो है वो एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट थी, ये वाली जो एग्जाम्पल है ये एसेट से रिलेटेड ग्रांट है। द एसेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 years. Grant was repaid on 1 January 2022 in full on failing to meet the conditions. कंडीशंस पूरी नहीं की, ग्रांट फुल में रीपेबल हो गई। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2020 और 22, मेरे ख्याल में 20 का साल नॉर्मल तरीके से होगा, 21 का नॉर्मल तरीके से होगा, 22 में मसला है। चले जी 20 और 21 तो बनाते हैं ना। एग्जाम्पल 13 जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि ग्रांट किस डेट को मिल रही है, जल्दी बोलें भाई। 1 जनवरी 2020। डेबिट कैश, क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट। अमाउंट बताइए। 100 सर, 500 का एसेट है और सेम डेट पे गालिबन एसेट भी खरीदा जा रहा है। एसेट डेबिट 500 से और कैश क्रेडिट 500 से। ओके जी, उसके बाद साल का आखिर आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी बताइए कितनी यूजफुल लाइफ है एसेट की, क्या कोई रेजिडुअल वैल्यू है? तो 100 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाएगी और जिस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज की गई बिल्कुल उसी तरीके से
ग्रांट को भी अमोर्टाइज कर दिया जाएगा। जी 100 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा ही है, 20 और 20 लें जी, 20 की एंट्रीज हो गई, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। फिर 21 पे आइए। 21 में ग्रांट का मिलना नहीं होगा, एसेट का खरीदे जाना नहीं होगा, हाँ डेप्रीसिएशन होगी। डेप्रीसिएशन की एंट्री मैं लिख देता हूँ, सेम एंट्री होगी, इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आपको पता है सेम ही होता है, और इसमें कोई फर्क नहीं है। बाईस पे आइए। हाँ जी, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, इसको मैं भी 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 1 जनवरी को कंडीशंस ब्रीच हो गई, ग्रांट रीपेबल हो गई, कितनी अमाउंट से? फुल से, यानी 100 आया था, 100 ही पे करना पड़ गया। ओके, मुझे बताइए कितना अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा हुआ था? 100 में से 20 और 20 40 जा चुका है, 60 पड़ा है जो कि इस वक्त डेफर्ड ग्रांट में है। तो बकाया कितना बचा? 40 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे ले जाएंगे। नजर भी आ रहा है कि आप इनकम में 40 लेकर गए हैं तो अब उस इनकम को रिवर्स करना बनता है, आपने 40 एक्सपेंस का रिकॉर्ड करके उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्या ये एंट्री अब होगी? नहीं सर, हमने तो उड़ा दिया इसको, अब तो डेफर्ड ग्रांट खत्म होगी, अब काहेगी इनकम। यहां पर बताइए कोई फर्क है? एनी डिफरेंस? ये एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होगी भाई? डेप्रिसिएशन क्यों नहीं होगी? क्या एसेट चला गया वापस? क्या एसेट भी डिस्पोज ऑफ हो गया है? और बोले नहीं, एसेट तो अपनी जगह पर है, आपने एसेट लिया होगा और उन्होंने आपको उस पर ग्रांट दे दी होगी, बस। कोई कंडीशंस होंगी जो कि ब्रीच हो गई होंगी, कोई मसले वाली बात नहीं। बात समझ आती है? आखिरी बात सुने फिर क्लास खत्म करते हैं। अभी तक जो ये सवाल था ये डायरेक्ट मेथड से था, डरे उस दिन से जब ये इनडायरेक्ट मेथड से हुआ होगा। फर्क पड़ेगा कोई सवाल पे? सवाल पे फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा कि अभी आप डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने डेफर्ड ग्रांट को एडजस्ट नहीं किया हुआ था एसेट के साथ। अगर आपने इसको एसेट के साथ एडजस्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी किताबों में तो डेफर्ड ग्रांट आ ही नहीं रही। अगर डेफर्ड ग्रांट आ नहीं रही तो यहां पे डेबिट क्या करेंगे? ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि अगर एडजस्ट कर दें डायरेक्ट मेथड में तो क्या ट्रीटमेंट होता है। बनी ईयर वाला सवाल कल लाजमी आपकी किताबों पे होना चाहिए, कोशिश नजर आनी चाहिए, और कोशिश नजर आ रही है या नहीं आ रही इसका फैसला मैं करूंगा। अल्लाह हाफिज।